1990 में ब्लैक हिल्स इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजिकल रिसर्च का क्रू फॉसिल्स की खोज में था। अमेरिका के साउथ डकोटा में महीनों तक उन्हें एडमोंटोसॉरस नाम के डायनासोर्स के कई फॉसिल्स मिले, लेकिन वापस लौटते समय उनके ट्रक का टायर पंक्चर हो जाता है। अब जब उन्होंने अपना स्पेयर टायर निकाला तो वो भी पंक्चर्ड था। शायद उन्होंने भी उस वक्त सोचा होगा कि उनकी किस्मत कितनी खराब है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जल्द ही उनके हाथ करोड़ों का खजाना लगने वाला है। जी हाँ, और ऐसा ही इन्हीं की तरह आज मॉडर्न ट्रेजर हंटर्स की जिंदगी कई बार एक दिन में तब्दील हो जाती है। लेकिन ये बिजनेस इतना आसान भी नहीं है जितना दिखता है। फिल्मों में दिखाए गए सीन से अलग ये लोग एक अलग ही जिंदगी जीते हैं। कभी खाली मैदानों में, कभी जंगलों में, तो कभी समुद्र में हजारों फीट नीचे। आखिर कैसे काम करती है मॉडर्न ट्रेजर हंटिंग इंडस्ट्री और इसमें करियर बनाने वाले किन प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। देखिए, ट्रेजर हंटिंग का करियर एक रिस्की करियर तो है, इसलिए नहीं कि महीनों और सालों की मेहनत के बाद उनके हाथ कुछ न लगने की आशंका बनी रहती है, बल्कि इसलिए क्योंकि खजाना मिलने के बाद उसका क्या होगा और उस पर उनका अधिकार क्या है, इस बात को लेकर हमेशा ही एक सवाल खड़ा रहता है। ब्लैक हिल्स इंस्टीट्यूट के जिस क्रू की हमने शुरुआत में बात की, उनकी कहानी से ये बात और भी क्लियर हो जाती है। महीनों तक ये लोग एडमोंटोसॉरस के फॉसिल्स ढूंढते रहे, जो कि एक कॉमन डायनासोर है, लेकिन जब टायर पंक्चर होने के कारण क्रू को पास के एक टाउन में जाना पड़ा तो पीछे वो ग्रुप की एक मेंबर स्यू हेंड्रिक्सन को छोड़ गए थे। वक्त बिताने के लिए स्यू ने एक बार फिर वहां पर खुदाई करनी शुरू कर दी। जल्द ही उसे एक और डायनासोर बोन का पीस मिला। जब ये क्रू कार के साथ वापस लौटे तो उन्होंने इस नई फाइंडिंग को देखकर एक बार फिर काम करना शुरू कर दिया। अगले 17 दिनों तक वो लोग यहाँ से इस डायनासोर को बाहर निकालते रहे और हर गुजरते दिन के साथ उन्हें समझ आ रहा था कि उनके हाथ खजाना लग गया है। अब ये कोई आम डायनासोर नहीं था, बल्कि एक टी-रेक्स था। टी-रेक्स स्केलेटन्स कितने रेयर हैं, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि आज भी सिर्फ 32 टी-रेक्स स्केलेटन्स ही डिस्कवर किए गए हैं। आखिरी दिन पर क्रू लीडर पीटर लैरसन ने इस लैंड के ओनर मॉरिस विलियम को ये स्केलेटन दिखाया और इसके बदले $5000 पे करने की पेशकश की। खैर, मॉरिस ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और क्रू इसे लेकर वापस लौट गया। इस डायनासोर का नाम भी उन्होंने स्यू रख दिया। इसे लेकर उन्होंने हिल सिटी म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में डिस्प्ले के लिए लगा दिया था और अगले 2 सालों तक लोग इसे देखने के लिए म्यूजियम में आते रहे। लेकिन एक दिन अचानक एक अनचाहे मेहमान ने दस्तक दी। इस टी-रेक्स की खबर सुनकर म्यूजियम में FBI एजेंट्स और नेशनल गार्ड भी पहुंच गए। उन्होंने क्रू को बताया कि जिस जगह से उन्होंने ये फॉसिल निकाला है वो जमीन शायन रिवर इंडियन रिजर्वेशन का पार्ट है। ये एरिया एक प्रिजर्व लैंड का हिस्सा था, जो कि नेटिव अमेरिकन, जिन्हें वहां पर इंडियंस भी कहा जाता है, उनकी ट्राइब्स के लिए रिजर्व रखी गई थी। मॉरिस विलियम भी इस ट्राइब का मेंबर था, लेकिन टेक्निकली वो इस जमीन का मालिक नहीं था। ये जमीन फेडरल गवर्नमेंट की थी, इसलिए उन्हें ये फॉसिल बेचने से पहले मॉरिस विलियम को अपनी ट्राइब के अलावा ब्यूरो ऑफ इंडियन अफेयर्स से भी परमिशन लेनी थी, जो नहीं ली गई। खैर, FBI ने ये फॉसिल उनसे ले लिए और इसके बाद कोर्ट में चली एक लंबे केस के बाद जज ने ये फॉसिल सरकार को दे दिया। ये पूरा स्केलेटन आखिरकार सरकार ने ऑक्शन कर दिया, जिसमें $7.6 मिलियन के बिड सबसे हाईएस्ट थी। यही ट्रेजर हंटर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये कैसे डिटरमाइन किया जाए कि भाई आखिर जो उन्हें मिला है वो किसे बिलोंग करता है। अमेरिका जैसे देश में तो फिर भी इसे लेकर लॉज काफी क्लियर हैं, लेकिन दुनिया के बाकी देशों में इसकी लीगलिटी और भी ज्यादा क्वेश्चनेबल है। लेकिन मॉडर्न ट्रेजर हंटर्स जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि समुद्र के नीचे इन खजानों को ढूंढते हैं। सदियों से कई सारी खजाने से भरी हुई शिप्स पानी के नीचे दफन हैं। कोई नहीं जानता कि इनका टोटल नंबर क्या है, लेकिन यूनेस्को के अनुमान के हिसाब से ऐसी करीब 30 लाख शिप्स समुद्र के नीचे दफन हैं। इन डूबे हुए शिपरेक्स के अंदर से कई तरह से वैल्यूएबल चीजें खोजी जा सकती हैं। सबसे पहले तो शिप से निकलने वाला स्क्रैप बेचा जा सकता है। इसके अलावा शिप के अंदर कई हिस्टोरिकल आइटम्स हो सकते हैं, जैसे कि कोई कंपास या फिर किसी तरह का कोई टूल, जो म्यूजियम्स और एंटीक कलेक्टर्स के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। और आखिर में शिप के साथ डूबा हुआ सोना भी कभी कभी मिल जाता है। यही वजह है दोस्तों कि मॉडर्न ट्रेजर हंटर्स आम डाइवर्स नहीं होते, जो कि बस इस खजाने को ढूंढने निकल पड़ते हैं, बल्कि खजाना ढूंढने के लिए इन्वेस्टमेंट्स रेज की जाती हैं, क्रू और मशीन हायर की जाती हैं, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि भाई आपको वो खजाना रखने का अधिकार मिल ही जाएगा। 1986 में ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था, जब टॉमी थॉमसन नाम के एक इंजीनियर ने SS सेंट्रल अमेरिका नाम की एक शिप को खोज निकाला था।
समुद्र तल से 7,000 फीट नीचे दबी इस शिप के अंदर करोड़ों का सोना और चांदी दबा हुआ था। इसे ढूंढने और बाहर निकालने के लिए टॉमी ने 160 इन्वेस्टर्स से करीब $12 मिलियन रेज किए और आखिर में जब वो कामयाब हो गया था तो उसके ऊपर 39 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज ने केस कर दिया। शिप के अंदर 3 टन सोना पाया गया था। 130 साल पहले डूबी इस शिप को लेकर अगले 10 साल तक एक ओनरशिप बैटल चली थी, जिसमें आखिरकार कोर्ट ने टॉमी को 92% हिस्सा देने का फैसला सुनाया। अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस पाने के लिए इन इन्वेस्टर्स ने 12 साल वेट किया था, लेकिन इसके बाद टॉमी ये पैसा लेकर फरार हो गया। ट्रेजर हंटिंग में और भी कई तरह के केसेस सामने आते हैं। 2007 में ओडेसी मरीन एक्सप्लोरेशन नाम की ट्रेजर हंटिंग कंपनी ने पोर्तुगाल के पास $500 मिलियन के खजाने से भरी एक शिप खोज निकाली थी। इस खजाने को लेकर वो वहां से वापस अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने इसे फ्लोरिडा के एक वेयर हाउस में रख दिया। इसका पता चलते ही स्पेनिश गवर्नमेंट ने उनके ऊपर केस कर दिया। स्पेनिश गवर्नमेंट का ये क्लेम था कि भाई जिस शिप से उन्हें ट्रेजर मिला था वो एक स्पेनिश शिप थी जिसे अंग्रेजों ने 1804 में डुबा दिया था। इसके बाद ये केस यूएस की फेडरल कोर्ट में चला, जहां पर आखिर में स्पेनिश गवर्नमेंट की जीत हुई और ये पूरा का पूरा खजाना स्पेन भेज दिया गया। ये सब तब था जब सालों की मेहनत और लाखों डॉलर्स लगाने के बाद ओडेसी ने किसी तरह इस शिप को पहले ढूंढा और फिर खजाने को हजारों फीट की गहराई से वापस बाहर निकाला। सिर्फ इतना ही नहीं, ये खजाना खो देने के बाद उन्हें स्पेनिश गवर्नमेंट को $10 लाख फाइन भी देना पड़ा। इसलिए ट्रेजर हंटिंग के अराउंड लॉज डिफाइन होने के बावजूद भी बहुत कंफ्यूजन रहती है। जैसे कि इंटरनेशनल लॉ की बात की जाए तो अगर ऐसी कोई शिप किसी को मिलती है तो वो खजाना ढूंढने वाले का ही होता है, लेकिन अगर उस शिप पर कोई सरकार अपना क्लेम कर दे तब फैसला उन्हीं के हक में जाता है। अगर किसी डूबी हुई शिप में वेपन्स मिलते हैं जैसे कि कोई बड़ी तोप, तो फिर तो वो वहां तो लॉ और भी ज्यादा क्लियर है कि ये पूरी शिप उस देश को ही बिलोंग करती है। यही वजह है दोस्तों कि चीन, मंगोलिया, अर्जेंटीना और कनाडा की धरती भी डायनासोर से भरी हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा डायनासोर फॉसिल्स अमेरिका में ही पाए जाते हैं, क्योंकि अमेरिका में लॉ क्लियर है कि जो उस प्रॉपर्टी को ओन करता है भैया, उसे उन फॉसिल्स को बेचने का पूरा अधिकार है। इसी वजह से वहां एक ट्रेजर हंटिंग इंडस्ट्री है, जबकि बाकी देशों में ऐसा नहीं है। यहीं से अब एक डिबेट भी शुरू हो जाती है। जो लोग अकेडमिया से बिलोंग करते हैं वो चाहते हैं कि इस तरह की किसी भी डिस्कवरी को बिकने से पूरी तरह बैन कर दिया जाए, ताकि ये म्यूजियम्स में रखे जा सके और उन्हें स्टडी किया जा सके। दूसरी तरफ ट्रेजर हंटर्स का ये आर्ग्यूमेंट भी है कि अगर ऐसा कर दिया गया तो कोई भी इन ट्रेजर्स को ढूंढने में अपना समय क्यों बर्बाद करेगा भाई। जहां एक वक्त के लिए डायनासोर बोन्स के लिए हम फिर भी ये आर्ग्यूमेंट देख सकते हैं कि वो तो एक्सीडेंटली भी मिल सकती है, लेकिन समुद्र के नीचे दबी हुई शिप्स एक्सीडेंटली डिस्कवर नहीं की जा सकती। इसके लिए हंटर्स को पहले से पता होना चाहिए कि वो किस शिप को ढूंढने निकले हैं, उसकी हिस्ट्री है क्या और वो किस रीजन में डुबाई गई थी। इसके बाद उसकी एक्सट्रैक्शन में भी लाखों डॉलर्स खर्च होते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी किसी रिसर्च स्टूडेंट या क्रू को इतना पैसा कभी नहीं देगी कि वो रिस्क लेकर इस तरह की किसी शिप को ढूंढने निकले। इसके साथ साथ किसी भी देश की सरकार भी एक्टिवली ऐसे ट्रेजर्स को अपने समंदर के नीचे नहीं ढूंढती है। अगर इन्हें डिस्कवर किया जाना है तो उसके लिए ढूंढने वाले को पर्याप्त इनाम देना भी जरूरी है। ट्रेजर हंटिंग को लेकर धीरे धीरे हाल के सालों में एक्सेप्टेंस भी बढ़ी है। कुछ सरकारों ने यह माना है कि ट्रेजर हंटर्स के साथ लीगल बैटल लड़ने से अच्छा है कि उन्हें एनकरेज किया जाए और एक डील कर ली जाए। जिस समय ओडेसी और स्पेनिश गवर्नमेंट आपस में उस स्पेनिश शिप के लिए कोर्ट में लड़ रहे थे, उसी समय ओडेसी ब्रिटिश सरकार के साथ एक ऑफिशियल प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही थी। यूके की एक शिप दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1941 में एक जर्मन यू बोट ने डुबो दी थी। इस शिप के अंदर करीब 100 टन से ज्यादा चांदी दबी हुई थी। गेरसोपा नाम की इस शिप को ढूंढने के लिए यूके गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल टेंडर निकाला था, जो कि ओडेसी ने जीत लिया। इसके बाद यूके गवर्नमेंट और ओडेसी के बीच में एक समझौता हो गया, जिसमें उन्होंने 80% ट्रेजर रखने की परमिशन दे दी गई। अब ओडेसी ने ऑफिशियली सरकार की परमिशन लेकर इस शिप को ढूंढना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने एडवांस सोनर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था और फाइनली 2011 में उन्हें सफलता भी मिली। इस शिप के अंदर उन्हें फाइनली 110 टन सोना मिला, जिसका शेयर सरकार और ओडेसी ने आपस में बांट लिया। इतना ही नहीं, इस शिप में 717 लेटर्स का एक कलेक्शन भी मिला था, जो कि इतने सालों बाद भी सही सलामत थे। इन लेटर्स को भी उन्होंने यूके के पोस्टल म्यूजियम को दे दिया, जहां ये आज भी डिस्प्ले पर है।
अब ये स्टोरी दिखाती है कि किस तरह हिस्ट्री और कैपिटलिज्म साथ मिलकर भी काम कर सकता है। दोस्तों, ओडेसी ने इसके बाद कई सरकारों के साथ मिलकर ऐसे ही कई ट्रेजर रिकवर किए हैं। 2014 में उन्हें एसएस सेंट्रल अमेरिका नाम की एक ऐसी ही शिप मिली जिसका ओरिजिनल नेम एसएस जॉर्ज लॉ था। यहाँ से उन्होंने 15,500 गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स के अलावा 45 गोल्ड इंगट्स और सैकड़ों गोल्ड नगेट्स भी रिकवर किए। लेकिन कुछ सरकारें हैं जो अभी भी इस तरह की डील्स के सख्त खिलाफ हैं। कई बार ये भी प्रॉब्लम रहती है कि एक ही शिप को कई सारे देश क्लेम करने लगते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्टली एक सरकार के साथ डील करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक केस कोलंबिया सरकार का है। 2015 से ही कोलंबिया सरकार पर अगले कदम पर मॉडर्न ट्रेजर हंटर्स की नजर है, क्योंकि यहाँ पर एसएस सैन जोस नाम की एक स्पेनिश शिप पाई गई है जो कि एक ब्रिटिश शिप द्वारा डुबा दी गई थी। कुछ एस्टिमेशंस के मुताबिक इस शिप के अंदर $20 बिलियन का खजाना छिपा हुआ है, जिसमें गोल्ड और सिल्वर के अलावा कई सारे प्रीशियस स्टोन्स भी मौजूद हैं। कोलंबिया सरकार इस ट्रेजर को बाहर निकालना चाहती है, लेकिन उनके पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं है कि वो इसे डैमेज किए बगैर निकाल सके। उन्होंने एक बार ये डिसाइड भी किया था कि वो किसी कंपनी को हायर करके उनके साथ प्रॉफिट शेयरिंग की डील कर लेंगे, लेकिन इस शिप पर एक बार फिर स्पेन और साथ ही सेंट्रल अमेरिका की कुछ दूसरी कंट्रीज ने भी अपना दावा ठोक दिया। अब ना तो इनमें से कोई भी सरकार खुद इस शिप रैक को रिकवर कर रही है और ना ही किसी ट्रेजर हंटिंग कंपनी को इसकी परमिशन मिल पा रही है। इसी बीच में यूनेस्को ने भी धीरे धीरे इस तरह के मैटर्स में टांग अड़ानी शुरू कर दी है। यूनेस्को में बैठे लोग चाहते हैं कि भाई डूबी गई किसी शिप को ना छोड़ा जाए, ताकि उन्हें उनकी हिस्टोरिकल वैल्यू के लिए प्रिजर्व करके रखा जा सके। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है साहब कि अगर ये शिप्स समंदर के हजारों फीट नीचे दफन रहेंगी तो इन्हें ना ही कोई देख सकता है और ना ही कोई स्टडी कर सकता है। ऐसे में अगर इन्हें प्रिजर्व करके रखा भी जाए तो इससे क्या हासिल होगा? क्या आपको पता है कि भारत में ट्रेजर को लेकर क्या लॉज हैं? देखिए, भारत में अगर 10 रुपए से ऊपर की कोई भी वैल्यू आइटम या पैसा आपको मिलता है तो उसे इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878 के तहत गवर्न किया जा सकता है। अगर ये ट्रेजर 100 साल से पुराना नहीं है तो ढूंढने वाले को इसे अपने एरिया के कलेक्टर को रिपोर्ट करना होता है। इसके बाद ये कलेक्टर एक नोटिस इशू करता है, ताकि अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस ट्रेजर को क्लेम करना भी चाहे और ये प्रूव कर सके कि ये उससे बिलोंग करता है तो वो उसे क्लेम करने का मौका दिया जाता है। इसके साथ साथ ये इंक्वायरी भी लॉन्च की जाती है कि भाई इस ट्रेजर को क्यों छिपाया गया था। इसके बाद इसे क्लेम करने वाली जितनी भी पार्टीज होती हैं उन्हें सिविल कोर्ट में ये मैटर सॉल्व करने का मौका दिया जाता है। अगर कोई भी इसे क्लेम नहीं करता है तो इसे ओनरलेस डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिस केस में ये ट्रेजर ढूंढने वाले का ही हो जाता है। अगर कोई पार्टी इसे क्लेम कर ले तो ढूंढने वाले व्यक्ति और क्लेम करने वाली पार्टी के बीच में इसे डिवाइड किया जाता है। लेकिन अगर एक से ज्यादा लोग इसे क्लेम करते हैं तो उन्हें सिविल कोर्ट में इस क्लेम के लिए पूरी बैटल लड़नी पड़ती है और आखिर में जज द्वारा फैसला किए जाने के बाद ही कलेक्टर इस ट्रेजर को डिवाइड करता है। लेकिन इस केस में ढूंढने वाले को हमेशा कुछ ना कुछ शेयर जरूर मिल जाता है। अब ये लॉ हर उस आइटम या करेंसी पर भी अप्लाई होता है जो अभी 100 साल से पुरानी नहीं हुई है, जिसकी वैल्यू 10 रुपए से ज्यादा है। अगर कोई आइटम 100 साल से ज्यादा पुरानी है तो फिर उसके लिए द एंटीक्स एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 को इस्तेमाल किया जाता है। इस आइटम को एक एंटीक डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब कौन सी आइटम्स इस एंटीक आइटम की कैटेगरी में आती हैं, उसके लिए भी इस लॉ को डिफाइन किया गया है। इसमें कोई भी पुराने कॉइन्स, मूर्तियां, पेंटिंग्स, एपिग्राफ्स या फिर आर्ट पीस को एंटीक डिफाइन किया गया है। इसके अलावा किसी बिल्डिंग या केव से निकाली गई आइटम या फिर ऐसी कोई भी आइटम जो हिस्टोरिकल इंटरेस्ट की हो या वैसी कोई मैन्यूस्क्रिप्ट जिसमें कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड दर्ज हो, वो भी एंटीक घोषित किया जा सकता है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स के केस में कोई भी 75 साल से पुरानी आइटम को एंटीक डिक्लेयर किया जा सकता है। अगर आपको किसी आइटम की एज नहीं पता है तो उसे रजिस्टर करवाने से पहले आपको एक एक्सपर्ट से उसकी एज वेरीफाई करवाकर एक स्पेसिफिक सर्टिफिकेट लेना होगा, जिसके बाद आप उसे रजिस्टर करवा सकते हैं। अब इस तरह की आइटम मिलने पर आपको इसे रजिस्टर करवाना होता है, जिसके बाद आप इसे बेच भी सकते हैं। हालांकि इसे किसी दूसरे देश में एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, एंटीक्स को एक्सपोर्ट करने का राइट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या ये लॉ फेयर है या फिर इसमें भी चेंजेस की जरूरत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की इस वीडियो में भी काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।